हेलो स्टैंडर्ड 10th हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर। तो ये इसको लिखने वाले श्री प्रकाश जी हैं, जिनका जन्म सन 1890 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी सन 1971 ईस्वी में। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला। यानी कि उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि उन्होंने देश के लिए भक्ति के बारे में बताया है, संस्कृति को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, समाज को किस तरह से ऊपर लाया जा सकता है, समाज में फैली हुई समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने ढंग से दिया है। एक प्रश्न 4 उत्तर का मतलब ये है कि इसमें जो प्रकाश द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का 4 लोगों ने 4 अलग अलग तरीके से उत्तर दिया। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ अपना छोटा से छोटा कार्य करेगा। यही 4 मानव बौद्ध के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। यहाँ लेखक कह रहा है कि हमारा देश तभी तरक्की करेगा, तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ के सब लोग क्या करेंगे, ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ अपना हर छोटे से छोटा काम पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबको कुछ ना कुछ बातों का खपत होता है, खपत में धुन। मुझे भी कई बातों का खपत है। उनमें यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है तो उन्हें सहृदय पाता हूँ और साथ ही समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण ये पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए भी, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य हमारे मित्र से चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते, शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और इनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। लेखक कह रहे हैं सबको किसी न किसी बात की धुन होती है, कोई सनक होती है, लेकिन मेरे को जिस बात की सनक है वो ये है कि जब भी मेरी किसी विदेशी आदमी से मित्रता हो जाती तो मैं उसको अपने हृदय से लगाता और मैं समझता कि हमारे देश में रहे इतने दिन घूमने के कारण इसको हमारे देश का कुछ तो अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए सुअवसर मिलने पर वो हमेशा उस आदमी से पूछते कि हाँ एक बात बताओ, हमारे देश में इतने बड़े बड़े पुरुष हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि हमारा देश जहाँ था वहीं है। तो वो उनके ये प्रश्न सुन करके जो उनके मित्र थे वो बहुत हैरान हो जाते और उनको उत्तर देते संकोच भी होता। वो माफ़ी भी मांग लेते कि हम ये उत्तर नहीं देंगे, पर लेखक उन्हें नहीं छोड़ते और उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य करते। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर स्पुतनिक देश के दरिद्र नर नारियों की समाज सेवा में लगे रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त कर देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की क्या करेगा, अपने शुभकामना करेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाकों में दम कर डालता है। और देश में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, ये साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं, संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दें तो संसार डूब जाए। तो लेखक ने पहला प्रश्न जिससे पूछा है वो एक ईसाई पादरी से। मंदिर में पंडित जी होते हैं, महाराज होते हैं, उसी तरह से ईसाई पादरी हैं जो कि क्रिश्चियन में जो पूजा करते हैं उनको पादरी कहते हैं। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत में प्रचार तो उन्होंने इतना नहीं किया, लेकिन दूसरे देशों में गरीब नर लोगों की सेवा में लगे रहे हैं। उन्होंने मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। लेखक कह रहे मैं उनके लिए बहुत प्रेम रखता हूँ उस पादरी के लिए। उन्होंने जब उनसे ये प्रश्न पूछा कि हमारा देश क्यों प्रगति नहीं कर रहा, तो उन्होंने थोड़े में उत्तर दिया कि आप लोग अपना काम गर्व से नहीं करते हो, अपना समझकर नहीं करते हो। विस्तार से उन्होंने बताया जब किसी को कोई नौकरी चाहिए होती है तो वो बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में अपना दरखास्त देता है, अपनी अर्जी देता है और विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। बाद में प्रतिज्ञा करता है कि अगर उसे स्थान मिल जाएगा तो वह सदा मालिक को शुभकामना करेगा और हमेशा मालिक का कया मानेगा। पर जब उसको स्थान मिलता है तो अपना काम अर्थात अपने जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है
दूसरे लोगों के साथ मिलकर के काम को अटकाता है, षड्यंत्र रचता है और मालिकों का काम समय पर नहीं करता है, उनके नाक में दम कर डालता है। दूसरे देशों में लोग नौकरी की दरखास्त करते हैं, वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। जब उन्हें स्थान मिलता है तो इस तरह काम करते हैं कि पूरी लगन से काम करते हैं, जैसे अगर वो काम नहीं करेंगे तो पूरे देश की प्रगति रुक जाएगी। बात इस पादरी ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साथियों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बड़े अपने औजारों की और दुकानदार अपने भइयों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। सब धर्म निधन श्रेय, अपना धर्म और कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यह आदेश हम भूल गए, हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक कह रहे पादरी ने बहुत सही बात की है, हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इस बात का है कि हमारे देश की जो परंपरा है वो इस काम का गर्व करने का आदेश है कि हम अपने काम के ऊपर गर्व करें। जाति भेद इसी के ऊपर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी के द्वारा अपनी इज्जत नहीं चाहता है, उसको चाहिए कि उसकी जाति वाले उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। वह अपनी जीविका के साधनों का आदर सत्कार करता है। हमें पता है बड़े अपने औजार की, दुकानदार अपने भइयों की एक निश्चित तिथि के ऊपर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपराओं को क्या कर गए, भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़ करके दूसरों के काम में इंटरेस्ट लेते हैं, एक काम को छोड़ करके दूसरा काम पकड़ लेते हैं। हम अपनी असफलता, अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम दूसरों के ऊपर दोष देते हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। हम खुद तो दुखी रहते हैं लेकिन हम दूसरों को भी दुखी करते हैं अपनी बातों से। कोई काम ठीक से नहीं कर सकने के कारण अपने को भी खराब करते हैं और हमारे काम को भी खराब कर देते हैं। एक कहावत है, सब धर्म निधन श्रेय, यानी कि अपना धर्म और कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। और अगर यह आदेश हम भूल गए और हम अपने काम को कभी भी गर्व से नहीं करते हैं। दूसरे मित्र जिनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी IAS के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। ना जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो ना मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे, ना मेहमान को विश्वास कि समय पर से खाना मिल जाएगा, ना गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, ना धोबी और दर्जी को विश्वास कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने एक दूसरे अपने दोस्त वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS से पूछा, जो कि IAS का ही सदस्य होता है, 30 वर्ष से अधिक उन्होंने भारत में गवर्नमेंट नौकरी की और फिर पेंशन लेकर अपने देश चले गए। उनसे लेखक की दोस्ती हो गई तो लेखक ने उनसे पूछा, यही क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप लोग अपना जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में अर्थ यह है कि व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है उसे वो जानते ही नहीं है। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण भारत के लोग भूल गए हैं। किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। खाने की दावत तो अगर खाने का कहीं पर हो तो मेजबान को लगता है कि लोग का खाने समय पर आएंगे या नहीं, और खाने वालों को लगता है कि वहाँ पर खाना मिलेगा भी या नहीं। इसी तरह से धोबी और दर्जी के वायदे पर कपड़े, घर चलाने वाले को लगता है अगर धोबी और दर्जी को कपड़े दिए हैं कि वो समय पर दे के जाएंगे कि नहीं, और धोबी और दर्जी को लगता है कि उन्हें उसके दाम मिलेंगे भी या नहीं। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान देगा और व्यर्थ का शोर ना मचाएगा और नया और प्रकार से तंग करेगा। यानी कि रेलगाड़ी में हम चढ़ रहे हैं तो विश्वास नहीं है इंडिया के लोगों को कि पहले से बैठे लोग उनको जगह देंगे या नहीं देंगे, और बैठने वालों को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर थोड़ी सी जगह लेकर बैठेगा और व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा और ना तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि इसकी नोक से मेरी आँख ना फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का ना देगा। किसी को किसी प्रकार पर यह विश्वास नहीं कि केली नारंगी का छिलका या सुई पे ना दी, इसी तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को किसी कष्ट ना पहुँचे। यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो हमें विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला छाता इस तरह से खोलेगा कि वो हमारे लग जाए,
या हमारे पीछे चलने वाला कहीं हमको धक्का ना दे दे। लोगों को विश्वास ही नहीं है, लोग इसीलिए बहुत डर के जीते हैं। किसी को यह विश्वास नहीं है कि केले का छिलका, नारंगी का छिलका है, सुई या पिन वो इस तरह से छोड़ देगा कि उनको कष्ट ना पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा इत्यादि। इसलिए लोगों को विश्वास नहीं कि हमसे चीज़ मांग के जा रहा है वापस भी करेगा या नहीं। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी क्षण भर की सुविधा देखते हैं और पूरे संसार को अपने लिए आराम से के लिए बना समझते हैं। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या कर्तव्य निभाना चाहिए। इस कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पर्शीय हो गए हैं। लेखक कह रहे हैं इसलिए हम लोग हमारा विश्वास नहीं करते और लोग हमें छूना भी नहीं चाहते, लोग हमसे बात नहीं करना चाहते। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए, हमारे आदर्श भूल गए हैं, धर्म की बात भूल गए हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, यानी कि हम अपनी जो जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। हमारे आत्मा की जो जिम्मेदारी है, आत्मन मतलब खुद की जो जिम्मेदारी है, उसके प्रतिकूल कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमें बताया गया कि दूसरे जब उनसे पूछा IAS तो उन्होंने बोला कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसीलिए देश पीछे चल रहा है। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। उन्होंने तीसरी एक औरत से पूछा, 7-8 वर्ष से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही हैं। सहयोग आंदोलन में जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में लगा। उनको भी मैंने घेरा, उनको तो तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमें मरबुक्कों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रम में गए हैं। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आरंभशूर तो हम हैं, पर हमें लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में, न अपने गृहस्थी संबंधी, न सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने, पीटने, झीकने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताए तो हमारे देश की और भी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी। तीसरी एक औरत थी, उससे पूछा उन्होंने कि वो 7-8 साल पहले तक अपने भारतीय बनाकर, खुद को भारतीय समझकर बड़ी प्रेम और श्रद्धा से वो भारत की सेवा कर रही थी। ऐसे आंदोलन में जेल भी गई। कई कारण से वो भारत के निकटतम अनुभव, उनके कई सारे कार्य क्षेत्रों में उनका, लेखक ने उनको भी घेरा और उनसे भी पूछा तो उनका उत्तर था कि आप लोग बड़े आलसी हो, आप मेहनत को महत्व नहीं देते हो। मेहनत तो हमने मरबुक्कों का काम समझ रखा है। यानी कि मरबुक्कों मतलब कि जिनको ज़्यादा भूख होती है ना, जो भूख के लिए मर रहा है, यानी कि जो भूखे हैं, जिनको खाना चाहिए वही मेहनत करेंगे। बड़े लोगों का काम, जिनके पास पैसा है, उनका काम तो खाली बैठे बैठे खाना है। वो भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वो सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आरंभशूर तो हम हैं, पर हमें लगन नहीं है। आरंभशूर मतलब कि शुरुआत करने वाले। तो लेखक कह रहे हैं कि इंडिया के लोग शुरुआत करने वाले तो हैं, उस औरत ने कहा, लेकिन उनमें लगन नहीं आगे बढ़ने की। वो बेरोजगारी में, अपने गृहस्थी संबंधी सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं, वो किसी भी काम में सफल नहीं होते। रोने, पीटने और झीकने में जितना समय वो बताते हैं, उतना अगर भारत के लोग देश की काम में बिताएं तो देश की काया पलट सकते हैं। इसका मतलब उसका काम था। उसने बताया कि भारत देश के लोग क्या है, आलसी हैं। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री थी, बहुत बूढ़ी थी, वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, मेरे पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए। आपको बतला नहीं होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने वैज्ञानिक आविष्कार, औषधि आदि लुप्त हो गए। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ते कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। चौथे जो व्यक्ति था जिनसे उन्होंने प्रश्न किया, वो एक वृद्ध स्त्री थी, संसार में प्रसिद्ध थी। उनके कुल से उनका बड़ा प्रेम था, वो उनके पिता की समान थी। लेखक ने उनको भी तंग किया और उनसे भी पूछा कि 40 साल आपने देश की सेवाओं में लगा दिए, अब आपको बताना होगा कि हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है, हमारा देश पीछे क्यों चल रहा है। तो उनका उत्तर था, तुम लोगों में दयालुता नहीं है, उदारता नहीं है, तुम एक दूसरे का भला नहीं करते हो। विस्तार से उदाहरण देकर के बताया कि तुम्हारे देश के जो लोग हैं वो खुद को ही आगे रखना चाहते हैं, किसी दूसरे को आगे नहीं आने देना चाहते। देश के नवयुवकों को मौका नहीं देना चाहते, उनको योग्यता नहीं दिखलाने देते। वास्तव में उस वृद्धा की बातें ठीक थी।
क्योंकि अंत तक जब पिता जब मरने वाला होता है तब जाके पुत्र को काम बतलाता है, और जब वो ठीक ठाक होता है अपने बेटे को काम नहीं सिखाता है, जिसके कारण बेटे को काम नहीं आता है और काम भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। तो इस जो काम धंधा है उसमें इतने वो आ गया है कंपटीशन कि बड़ा छोटे को काम ही नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में इतनी विभत्स दिख पड़ती है, इतना डर दिखना पड़ता है, इतना मन व्याकुल हो जाता है कि कितना काम बिगड़ता है कि लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और उसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। सारांश ये है कि उपयुक्त काम ने उठाकर अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव करके अपने काम के एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे श्रम न कर उदारता के साथ उसे दूसरों का न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैंने 4 लोगों से पूछा, चारों लोगों ने जो जवाब दिए उसके अकॉर्डिंगली मेरा सारांश यही कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना काम समय पर नहीं करते हैं। दूसरा, अपने काम में गर्व महसूस नहीं करते हैं। तीसरा, हम अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते हैं और अपने काम के एक एक तफसील को समझ करके हम उसके प्रति परिश्रम के साथ श्रम नहीं करते हैं। उदारता के साथ दूसरों को सिखाते नहीं हैं, हम अपना नाश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों को बतलाया, हम उन सबको मिलाकर हमें उत्तर पूर्ण कर दें। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों को अधिकारों को भूल गए। लेखक सही कह रहा है कि हमने अपने सत्य अगर कोई जानना चाहे तो लेखक कह रहे हैं मैं तो यही कहूँगा कि हम अपने कर्तव्यों को और अधिकारों को भूल गए। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनसे उनका जय जयकार पुकारते हैं, इसी में अपने धर्म की इति समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं, जहाँ सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। तो यहाँ लेकर कह रहे हैं सार ये है कि हम खुद का काम खुद नहीं उठाते, अपना काम घर समझ कर नहीं करते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी को, काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानते, एक अपने काम के एक तफसील को समझकर उसमें मन लगा करके परिश्रम के साथ खुद नहीं करते, उदारता के साथ दूसरों को सिखाते नहीं, इसलिए हमारे देश का नाश कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं मेरे चारों दोस्तों ने एक एक अंश, एक एक टुकड़ा बताया, हमारे दोस्तों का बताया, उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया कि यदि और भी सूत्रता अगर सत्य को जानना चाहे तो लेखक कह रहे हैं मैं यही कहूँगा कि हम हमारे नागरिक कर्तव्य अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम उसका लाभ नहीं उठा रहे, बल्कि उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, जय जयकार करते हैं और इसी को अपना धर्म मानते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, उनके आदेशों का पालन नहीं करते, जीवन का संगठन नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम जहाँ थे वहीं हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकते हैं जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। लेखक कह रहा है संसार तो चला जा रहा है, हम ही वहीं रुके हुए हैं, सामने सब कुछ है लेकिन सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकते हैं जब हम खुद ही कुछ नहीं करना चाहते। यदि हम ख्याल रखें हम देशभक्ति की व्याख्यान देने में नहीं है किंतु ठीक ही रहे कि हम अपना काम करें, हमें अनुभव कर सकें कि हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, तो हमारा देश जो है वो हम किसी बड़े देशभक्त से कम नहीं है। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों ना हो, यद्यपि हमारा कार्य संकुचित क्षेत्र देश एकदम कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे कि हम अपना कर्तव्य से काम कर रहे नहीं हैं, तो किसी भी देशभक्त से अगर हम कर्तव्य से काम करें तो हम किसी बड़े देशभक्त से कम नहीं है। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र छोटा ही क्यों ना हो, चाहे हम धोबी हों, दर्जी हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, पहरेदार हो, गाँव शिक्षक कुछ ना हो, लेकिन अगर हम हमारे कर्तव्य से काम करेंगे तो हमारा देश जाग उठेगा, हर अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य भी संगठित हो जाएगा, देश उन्नति करेगा। देश को केवल जरूरी नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं। तो इस चैप्टर में बताया गया है, लेखक ने जो प्रश्न पूछा उसका यह कि हमारा देश का उन्नति न करने का कारण यही है कि हम अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। चैप्टर कंप्लीट।